साथियों नमस्कार, मैं आनंद अवस्थी और आज आप सभी को एक फाइनेंस यानी कि लोन के संबंध में एक जानकारी देना चाह रहा था। क्योंकि बहुत से व्यक्ति जो लोन लेना चाहते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि होम लोन क्या होता है, बिजनेस लोन क्या होता है। बहुत सारी ये मन में आशंकाएं रहती हैं, जिनके संबंध में मैं ये आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ कि जो ये होम लोन होता है, ये होम लोन क्या है और होम लोन किस कंडीशन पर हम आपको मिलता है। क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होती और लोग लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं। जबकि होता क्या है कि जो लोन दिया जाता है तो उससे पहले जो टीम्स होती हैं, फाइनेंसर जो टीम होती हैं, जिस भी ब्रांच में आप जाएंगे वहाँ का टीम मेंबर जो भी है वो आपको गाइड करता है, कस्टमर को गाइड करता है कि लोन किस प्रकार से होता है, किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, लोन की जो राशि है वो आपको किस प्रकार से मिलेगी। किंतु देखने में ये आता है कि लोग समझते नहीं हैं और समझ भी लेते हैं तो लोग भूल जाते हैं। क्योंकि जब लोन व्यक्ति को आवश्यकता होती है उस समय हर एक स्थान पर व्यक्ति हाँ बोलता है और उस पर विचार नहीं करता। तो इस चक्कर में होता क्या है कि लोग परेशान हो जाते हैं और आगे कहीं ना कहीं उनकी जो राशि होती है वो स्टॉप हो जाती है। तो इन सभी विषयों पर आज हम अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि जो होम लोन होता है वो होम लोन है क्या। होम का तात्पर्य होता है गृह यानी कि मकान या भवन। तो भवन निर्माण के लिए, मकान बनाने के लिए या फिर मकान खरीदने के लिए जो लोन किए जाते हैं उसको बोला जाता है होम लोन। यदि आप में से किसी भाइयों को प्रॉपर्टी खरीदना है, मकान खरीदना है या प्लॉट है उसको बनाना है या प्लॉट खरीदना भी है फाइनेंस के थ्रू और उससे बनाना भी है, तो ये सभी आपके होम लोन की कंडीशन में आते हैं। ठीक है, तो जो मकान बनाने के लिए, खरीदने के लिए या प्लॉट और मकान एक साथ दोनों कंप्लीट करने के लिए जो राशि ली जाती है वो होम लोन के अंतर्गत ही आती है। अब जो होम लोन होता है वो होम लोन किस तरीके से आपको मिलेगा, होम लोन की जो किस्त है वो आपको किस टाइप से मिलती है। तो बता दूं कि होम लोन की जो किस्त होती है वो 4 या 5 इंस्टॉलमेंट में आपको मिलती है। होम लोन की राशि जब किसी बैंक या फाइनेंस के द्वारा किसी हितग्राही के नाम पर, कस्टमर के नाम पर, ग्राहक के नाम पर सैंक्शन कर दी जाती है या कई स्थान पर ऑफर बोलते हैं, ऑफर दे दिया जाता है, तो उस राशि को वो 4 या 5 भाग में उनके द्वारा दी जाती है। जिसके स्टेप होते हैं, सबसे तो होता है पहले फाउंडेशन, इसके बाद लेंटर लेवल पर, लेंटर डलने के बाद, इसके बाद फिनिशिंग के बाद यदि कस्टमर को आवश्यकता है तो इसके गैप में कहीं बीच में वो पैसा एक बार और ले सकता है। इसके लिए जो हर एक बैंक फाइनेंस की कंडीशन होती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो या NBFC हो, फाइनेंस कंपनियां हो, उन सभी का टर्म एंड कंडीशन सबका एक ही रहता है कि पहले हितग्राही को जो लोन दिया जा रहा है वो हितग्राही पहले तो उस मकान का निर्माण कराए, यानी कि पहले स्टेप को कंप्लीट कराए। इसके बाद वो हमको दिखाएगा, फाइनेंसर उसको चेक करेगा कि आपका काम हुआ है, उसकी वैल्यूएशन कराएगा, देन उसका पैसा वो रिलीज किया जाता है। पर लोग ये सोचते हैं कि पहले हमको एक मुश्त रकम मिलेगी उसके बाद हम मकान को बनाएंगे, जबकि ये भ्रांतियां हैं, ये गलत है। इस तरीके से किसी को लोन राशि नहीं मिलती है। होम लोन की कंडीशन ही ये नहीं है। होम लोन का सीधा कंडीशन ये है, आप पहले बनाइए, हम उसको चेक करेंगे उतना स्टेज आपका कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, जो आपने एस्टीमेट वर्किंग प्लान हमको दिया है उसके अकॉर्डिंग ही आपने काम कराया या नहीं कराया। एस्टीमेट में जिस स्टेप के लिए जितनी राशि निर्धारित की गई है उतनी ही राशि आपके रिलीज की जाएगी, इसमें तो कोई संशय होगा नहीं। यदि आप परेशान भी हैं तो सबसे पहले इन बातों का आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन ये आती है कि होम लोन जब किसी व्यक्ति को लेना होता है तो उसके लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करके हमेशा अपने पास रखना चाहिए, अन्यथा आप परेशान होंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको हर एक स्टेप पर जानकारी होना चाहिए, नहीं भी है तो आपको फाइनेंसर लेना चाहिए। जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो सबसे पहले तो होम लोन की कंडीशन हो या अन्य कोई कंडीशन है, लोन का सीधा कंडीशन ये होता है कि हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके पास जो लोन राशि दी जानी है उसके चुकाने का जरिया क्या है,
यदि आप कुछ धंधा पानी करते हैं, बिजनेस करते हैं, या फिर आप सैलराइड हैं, आपको वेतन प्राप्त होती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हो या गवर्नमेंट सेक्टर से हो, यदि आपको वेतन भी मिलती है, तो ये दोनों कंडीशन क्लियर होती हैं कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है, आप हमारी किस्त को चुका पाएंगे, पे कर पाएंगे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट जो होती है वो मासिक होती है। तो सबसे पहले तो दो टॉपिक यही होते हैं, हमारी सोर्स ऑफ इनकम और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स। यदि दोनों कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं तब आपका लोन होगा। यदि दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपका होगा KYC डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, इन सबसे आपका सिविल वेरिफिकेशन किया जाएगा। आपका एड्रेस प्रूफ के रूप में गैस डायरी भी हो सकती है, किरायानामा भी हो सकता है, प्रॉपर्टी की टैक्स रसीद भी हो सकती है, बिजली का बिल भी हो सकता है। यदि दूसरी प्रॉपर्टी पे आप रहते हैं तो बिजली का बिल भी होगा, यदि उसी प्रॉपर्टी पे आप लेना चाहते हैं तो वहाँ का भी बिजली का बिल होगा। दूसरा ये भी है कि आपके पास लाइसेंस भी हो सकता है, तो ये सभी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे। दूसरा कोई एप्लीकेंट होगा, यानी सह खातेदारक जो है उसका भी आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा, एक एक फ़ोटो लगता है। इनकम डॉक्यूमेंट्स में आते हैं तो कस्टमर का पे स्लिप, यदि वो सैलराइड है, वेतन प्राप्त होती है तो उनका पे स्लिप होगा। कहीं कंडीशन पर 3 महीने का पे स्लिप वेरीफाई करते हैं, कहीं 6 मंथ का जो है पे स्लिप देखा जाता है। पे स्लिप और जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आ रही है उस अकाउंट का 1 ईयर का आपका स्टेटमेंट आपको अनिवार्य रूप से देना पड़ेगा। यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का आपका विंटेज प्रूफ के रूप में बिजनेस का आपका जो गुमास्ता है, लाइसेंस है, मेडिकल है तो लाइसेंस होगा, फूड लाइसेंस है, अदरवाइज जो भी आपके पास बिजनेस से रिलेटेड आपका डॉक्यूमेंट्स है तो आपका वो लगेगा बिजनेस प्रूफ के रूप में। दूसरा आपकी बिलिंग जो होगी, जहाँ से आप माल खरीदते हैं, जो आप बेचते हैं, वो भी आपके पास बिलिंग होगी। आपका स्टॉक वेरीफाई किया जाएगा, स्टॉक भी देखा जाएगा। यदि आप शॉप कहीं रेंट से ली है, उसका रेंट एग्रीमेंट भी आपको देना पड़ेगा, जिससे ये क्लियर होगा आप कितनी पुरानी दुकान है, कब से आप इस दुकान पर स्थिर हैं। ये तो नहीं कि आपका बार बार रूटीन चेंज हो रहा हो, ठीक है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स बिजनेस के लगेंगे, या फिर सैलरी के डॉक्यूमेंट्स आपके सैलरी स्लिप लगेगी। और यदि प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में आता हूँ, यदि किसी को होम लोन लेना है तो उसके पास सेल डीड होना चाहिए, यानी कि रजिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। उसने कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को परचेस किया होगा, या पैतृक संपत्ति उसकी है तो उसके पास भी उसका कोई डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। या तो दान पत्र उसके पास होगा, या फिर उसके पास गिफ्ट डीड होगी, या फिर हो सकता है पैतृक वो उसके पास प्रॉपर्टी है तो उसका को ओनरशिप कराएगा डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर, ठीक है। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम या पंचायतों में प्रॉपर्टी आपकी दर्ज होगी, या करंट में अभी ड्रोन सर्वे पंचायत स्तर पर कराया गया है, उसका भी उसके पास सर्वे जो है नंबर होगा, आपका ये होगा। और साथ में यदि नगर पालिका, नगर परिषद या फिर पंचायत का एरिया में ये प्रॉपर्टी है तो पंचायत या अन्य अथॉरिटी से आपके पास टैक्स रसीद होना चाहिए। नामांतरण होगा, खसरे में आपका नाम दर्ज होना यानी नामांतरण है। आपका डाइवर्शन होगा, प्रॉपर्टी का एंड यूज आपने चेंज कराया होगा, एग्रीकल्चर लैंड से आप रहवासी एरिया में आए हैं, या एग्रीकल्चर से आप वहाँ कॉमर्शियल बना रहे हैं तो इसको हम कैटेगरी में डाइवर्सन सर्टिफिकेट बोलते हैं। आपके पास डाइवर्सन भी होगा, डाइवर्सन का चालान भी आपके पास होगा, ये डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा। प्लस आपका यदि मैं NBFC की या प्राइवेट सेक्टर की बात कर लूँ तो इधर 13 साल का आपका चेन डॉक्यूमेंट्स लगता है। चेन डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस होता है आपका जो प्रॉपर्टी खरीदा गया है उसका 13 साल का आपका रिकॉर्ड देखा जाएगा, ठीक है। तो 13 साल के रिकॉर्ड में खसरे भी हो सकते हैं, खसरे में यदि नाम दर्ज है तो वो भी हो सकता है। यदि पूरा पार्ट आपने खरीदा है तो आपकी सेल डीड टू सेल डीड भी हो सकती है, लैंड बुक भी हो सकती है। और यदि हम गवर्नमेंट सेक्टर पर चले जाते हैं तो वहाँ 30 साल का रिकॉर्ड आपको जो है सर्च रिपोर्ट के लिए देना पड़ता है। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर जमा करने पड़ते हैं, तभी आपको लोन जो है प्रोवाइड बैंक या NBFC करवाएगा। तीसरा कंडीशन ये आता है कि जो भी कस्टमर लोन ले रहे हैं, हर एक बैंक फाइनेंस में जाके, जहाँ से भी आप लेना चाह रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर जाके वहाँ की टर्म एंड कंडीशन को आप समझिए। लोग समझते तो हैं, या कई फाइनेंसर ऐसे हैं जो समझाते भी नहीं हैं। आप हर एक कंडीशन को समझिए, आपकी कंडीशन क्या है। दूसरा, कस्टमर को भी अपना बताना पड़ेगा कि हमारी नीड क्या है, जो नीड है उसको समझना होगा। फिर दोनों में फाइनेंसर कॉम्बिनेशन क्रेडिट के थ्रू बैठलता है कि आपकी नीड तो ये है पर आपकी एलिजिबिलिटी कितनी आ रही है, उतना आपका लोन हो पाएगा। एक ब्रीफिंग हम केस की कर सकते हैं, तो ये कस्टमर को समझना अति आवश्यक है। दूसरा ये भी है कि यदि लोग
समझते हैं तो उनको भूलने की हैबिट होती है, लोग भूल जाते हैं। ये आप गलती ना करें। हर एक बैंक फाइनेंसर आपको सही इन्फॉर्मेशन देता है, किंतु होता क्या है कि लोग उसको प्रॉपर वे में समझते नहीं हैं, इसलिए वो बाद में परेशान होते हैं। हाँ, एक और महत्वपूर्ण जानकारी इस पर होती है, यदि आप होम लोन लेते हैं तो होम लोन के लिए कंडीशन ये है कि जो भी कंपनी, एनबीएफसी या बैंक आपको लोन प्रोवाइड करती है उस पर प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस यानी कि संपत्ति का बीमा, लोन सुरक्षा बीमा आपका होता है। संपत्ति का बीमा होगा यानी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होगा, लाइफ इंश्योरेंस जिस व्यक्ति के द्वारा लोन लिया जा रहा है उसका लाइफ इंश्योरेंस भी होगा। कई कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस भी करती हैं, क्रिटिकल जो है इलनेस भी इंश्योरेंस करती हैं और 2-3 प्रकार के और इंश्योरेंस भी देती हैं। तो ये सभी आपको जानकारी लेना होगा कि अप्रोक्स उसका अमाउंट कितना जाएगा, क्योंकि डिडक्शन उसी से आपका होता है। दूसरा ये भी है कि जो लोन होता है उस पर हर एक बैंक फाइनेंस या एनबीएफसी है आपका 2% प्लस 18% जीएसटी के साथ आपकी एडमिन फीस यानी कि प्रोसेसिंग फीस माइनस करती है, लेती है। तो कई स्थानों पर ये प्रोसेसिंग फीस आपकी कैश डिपॉजिट कराते हैं और कई स्थान पर जो लोन आपका होता है उससे ही माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात हमेशा समझनी पड़ेगी और यदि आपको आइडिया नहीं है तो आप बैंक या फाइनेंसर से ये बात को ज़रूर समझें, समझने के बाद ही आप आगे बढ़ें, ठीक है। और इसके साथ एक और जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि यदि किसी के पास रजिस्ट्री है, सेल डीड है, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, कोई लीगली चैलेंज नहीं है, तो उस केस पर आरएम की बजाय इक्विटेबल मॉर्गेज होता है यानी कि ईएम होता है। ईएम आपको रजिस्ट्रार में जाके कराना पड़ता है, जो भी संबंधित एरिया का रजिस्ट्रार है वो आपका उसका ईएम करेगा, मॉर्गेज प्रॉपर्टी को बंधक करेगा। तो बंधक का जो चार्ज होता है एज पर मध्य प्रदेश शासन की पॉलिसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 0.25 की स्टाम्प ड्यूटी आपकी होम लोन पर लगती है, ठीक है। जो वेंडर हैं यानी कि सर्विस प्रोवाइडर जिसके थ्रू आप प्रॉपर्टी को बंधक कराना चाहते हैं वो 2 से 3 हज़ार रुपये का चार्ज अपना एडिशनल लेते हैं। यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, कोई लीगली चैलेंज नहीं है, तो इस पर आपका 0.25 की स्टाम्प ड्यूटी के साथ जो भी लोन अमाउंट आपका है उसका 0.25 की स्टाम्प ड्यूटी के साथ आपका बंधक किया जाएगा। यदि लीगल में कोई चैलेंज आ रहा है, कोई इशू है, कोई बीच में चेन आपकी टूट रही है या फिर आपकी ओरिजिनल सेल डीड मिसिंग हो गई है, तो इस कंडीशन पर पेपर प्रकाशन के साथ में जो आपके लीगल हायरर हैं उनकी एनओसी के साथ एडवोकेट के माध्यम से पेपर प्रकाशन एनओसी के साथ लिया जाता है और उस पर आरएम यानी कि रजिस्टर्ड मॉर्गेज आपका रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है। तो ये बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। और जो बंधक के साथ एफिडेविट हुआ, बॉन्ड हुआ, ये सभी कंडीशन रहती हैं, तो इनका चार्ज भी कहीं ना कहीं ग्राहक को ही अपना देना पड़ता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको दी गई हैं ये आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं लोन लेते समय तो शायद आपको परेशानी का सामना किसी भी प्रकार का नहीं करना पड़ेगा। यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं या कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपको समझ में नहीं आता है, जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे बखूबी संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9179020248। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं अपने ज्ञान के आधार पर आपको यथासंभव जो भी जानकारी होगी वो सही आपको उपलब्ध करा सकता हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको आगे शेयर करिए। नमस्कार।